वेलकम दोस्तों, मैं हूं नूरुल और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछली सीरीज़ को में चीज़ें देखी थी, उसी सीरीज़ का अगला अंक आज हम लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। जो पिछले पार्ट में हमने देखा उसी से ही सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सुपर सीरीज़ के इस पार्ट में हमें अगले क्वेश्चंस के श्रृंखला को देखना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। फिज़िक्स की सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है, जल्द ही हम बायो और केमिस्ट्री की सीरीज़ को भी लॉन्च करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, हम पिछले 45 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। 45 से आगे क्वेश्चन है 46 नंबर। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की ऊर्जा अधिकतम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? ठीक है, पूछा रहा है। उससे गिरने के तुरंत बाद उसकी आधी दूरी तक पहुंचेगा, भूमि से पहुंचने से ठीक पहले। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? ठीक है, अगर ऊपर से गिराई जाए तो भूमि में के सरफेस पे टकराने से ठीक पहले तक वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचती है और उसके बाद वो पहुंचती है मिनिमम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? भूमि के पर पहुंचने के ठीक पहले। ठीक है, भूमि पर पहुंचने के बाद गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये याद रखिए, क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, गिरने के तुरंत बाद गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है और आधी दूरी पर वो बढ़ रही होती है और ज़ीरो होने से ठीक पहले वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि भाई एकदम लास्ट पॉइंट पहले स्थिति में आने से पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलने से पहले अपने अधिकतम बिंदु पर कब पहुंचती है? भूमि पे ठीक पहुंचने से पहले। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण, आवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, अब देखो ये सब संरक्षण कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिद्धांत पर लागू होते हैं, किसी ना किसी चीज़ पर लागू होते हैं। लेकिन रॉकेट की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है और सेकेंड और थर्ड लॉ हमेशा साथ में लगते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो अगर हम बात करते हैं तो देखो, संवेग संरक्षण का नियम जो है न्यूटन का दूसरा लॉ है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के अंदर संवेग परिवर्तन की दर हमेशा किसके बराबर होती है? बल के। और बल जब एक जगह पर लगता है तो दूसरी जगह पर हिट करता है, दूसरी वस्तु भी उसके बाद बल लगाती है तो क्रिया प्रतिक्रिया लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सेकेंड और थर्ड लॉ एक साथ लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है संवेग का संरक्षण। ठीक है, रॉकेट हमेशा न्यूटन के सेकंड लॉ पे हम ज़्यादातर मानते हैं, संवेग संरक्षण, है ना। लेकिन अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगता है इस पर। ठीक, लेकिन थर्ड लॉ यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में भी जब मैंने पिछली सीरीज में कराया था तो उसमें भी यही था। तो ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है वो यही ऑप्शन आता है, इसीलिए बच्चे यही याद रखते हैं। लेकिन अगर कभी सोचो कि ये नहीं आया और थर्ड लॉ हो गया तो वो भी सही है। आपको क्या करना है? अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किस कारण? ठीक है, वायुयान खड़े लूप में करतब दिखा सकता है। लूप खड़ा है, ऐसे खड़े लूप में वायुयान करतब दिखा सकता है। वायुयान इधर से इधर घूम सकता है। तो ऐसा क्यों है? खड़े लूप में करतब दिखा सकता है, इसकी क्या वजह है? पहला ऑप्शन, कोई भी वक्रपथ, एक मिनट, चलिए इसकी क्या वजह है, ये वजह पूछा जा रहा है। तो गुरुत्व का कारण, अभिकेंद्र बल के कारण, भार के कारण, अपकेंद्री बल के कारण। तो इसका क्या उत्तर होगा? भाई एक वायुयान खड़े लूप में क्या कर सकता है? अपना करतब दिखा सकता है। इसकी मेन वजह क्या है? तो भाई इसकी मेन वजह ये होती है कि भाई खड़े लूप मतलब ऐसे घूम रहा है, तो उसकी मेन वजह है सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में कोई भी वस्तु घूमती है और इसने एकदम पैटर्न बनी रहती है तो उसकी मेन वजह होती है अभिकेंद्र बल। ठीक है, मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलती है वो भी तो इसी वजह से चलती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि भाई हमारे पास अभिकेंद्र बल बहुत ज़रूरी है। अब केंद्रीय बल अलग है, ये तो एक आभासी बल होता है।
और गुरुत्व बल जो होता है किसी भी चीज़ को नीचे खींचता है। तो ऐसा नहीं भाई हवाई जहाज रुका हुआ है तो वो खड़े रूप में क्यों रुका रहता है, उसकी वजह यह है उस पर एक अभिकेंद्र बल काम करता है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, और वो भी नहीं गिर रहे हैं, सूर्य से खींच नहीं पा रहा है, उसकी वजह भी क्या है, अभिकेंद्र बल। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। ठीक है, प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ हमेशा दोस्तों इसे याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज इज इन पैराबोलिक पाथ। किसी वस्तु को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फेंकते हैं u वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल बनाकर या 60 डिग्री का एंगल बनाकर, तो वस्तु इस तरीके से जाती है, अपने अधिकतम बिंदु तक पहुंचती है और फिर नीचे तक आती है। ठीक है, बॉल लिया, बॉल को तुम ऐसे फेंको, जैसे आपने बॉल को फेंकेंगे क्या होगा, बॉल ऐसे फेंक जाएगी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो वो कैसा पथ लेके चलती है, परवलयकार। तो प्रक्षेप का पथ हमेशा कैसे होता है, परवलयकार। परवलयकार मतलब ऐसा शेप, ये जो होता है परवलयकार, ये वृत्त होता है, ये सरल रेखा होती है, और ये कोई भी वक्र पथ, वक्र मतलब घुमावदार। तो इसमें आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। प्रक्षेप का पथ हमेशा परवलयकार होता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जब हम गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, गैस के पात्र में जब दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम समझते हैं तो दाब किस पर निर्भर करता है, हमको पहले ये देखना है कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई देखो, अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो द्रव्यमान मत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है दाब। तो भाई दाब जो होता है P
P किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा। हाँ, आयतन जो है, आयतन यहाँ पे परिवर्तित होगा। भाई दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या रहेगा? स्थिर है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। तो देखो द्रव्यमान यहाँ पे पूछा गया है, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान पूरी दुनिया में एक समान रहता है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों? पत्थर पैराशूट से भारी होता है। पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो पैराशूट और पत्थर के मुकाबले पैराशूट कैसा होता है देखा आप लोगों ने? पैराशूट को अगर आप देखोगे तो भाई पत्थर तो ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन जब हम पैराशूट की बात करते हैं तो पैराशूट इस तरीके से होता है भाई। यहां से कोई वस्तु लटका दी जाती है। जब पैराशूट ऊपर से गिरता है तो क्या होता है? इसका सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। वो क्या करता है? जो हवा आ रही होती है नीचे से उसको रोकता है और नीचे धीमे धीमे वस्तु को गिराता है। तो देखो यहाँ पर क्या है? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। तो वायु का प्रतिरोध अधिक होने की वजह से पैराशूट धीमे 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 नीचे आता है। तो गाइस इसका सही जवाब क्या है? सी। ज़्यादातर लोगों को पैराशूट का कॉन्सेप्ट पता होता है क्योंकि पिक्चरों में बहुत देखा होता है ना। चाहे हॉलीवुड पिक्चर हो चाहे बॉलीवुड पिक्चर हो, आपने देखा ही, हीरो ऊपर से कूदता है, डॉन कूद रहा है और क्या होता है? वो धीमे 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 नीचे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो एयर का रेजिस्टेंस बना देते हैं कि सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है, पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो स्पेशल कपड़ा होता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देता है ना। चलती हुई गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है ना, और जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता है। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और आपने गाड़ी से चलते हुए पत्थर फेंका, तो मुझे पत्थर का जो पाथ है वो कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है कि भाई आपका पत्थर अगर आप फेंक रहे हो तो वो किस पाथ पर रहेगा। तो किसी वस्तु को अगर आप फेंकते हो तो हमेशा वो किस पथ पर चलते हैं दोस्तों? वो परवलयकार पथ पर चलता है, इसे याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है पैराबोलिक पाथ। इंग्लिश में इसे पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है दोस्तों? प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। और चलती हुई गाड़ी से तुम पत्थर गिरा रहे हो तो तुमको तो वो वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर खड़े हुए व्यक्ति को वो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में दिखेगा। जैसे प्लेन ऊपर से जा रहा है और आपने बम गिराया, तो बम जो गिरेगा वो पैराबोलिक पाथ पर गिरेगा और धीमे धीमे परवलयकार पथ लेकर एक जगह पर गिरेगा। वो सीधे नीचे आकर धम से नहीं गिरेगा, बल्कि वो पैराबोलिक पाथ या परवलयकार पथ पर चलता हुआ आगे गिरेगा। तो इसे याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है ना? द्रव्यमान ऊर्जा एंड आपका मास एंड एनर्जी का जो संबंध है वो किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, मतलब क्वांटम सिद्धांत पर इसका यूज होता है। सापेक्षता के सिद्धांत में इसका यूज होता है। ऊर्जा के सिद्धांत पे होता है, या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत पर होता है। तो इसमें बताइए। देखो इस पे तो जो हमारे न्यूटन साहब थे उन्होंने आधी जिंदगी खत्म कर दी, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बहुत सारा काम इस पर किया, लेकिन आमतौर पर एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम को हम ज़्यादा जानते हैं। और सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है भाई? सापेक्षता का सिद्धांत जो होता है E=mc² होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और आज तक प्रूव नहीं हुई। इससे पहले हमारे भारत के एक साइंटिस्ट दे चुके हैं, नागार्जुन, है ना। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर पहले ही चीज़ें लिख चुके हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन से ही पहले। ठीक है, लेकिन क्या है भाई, वो किताबें ऐसी थी जो अभी तक लोग पढ़ भी नहीं पाए और समझ भी नहीं पाए, तो इसी वजह से हम लोग इतना पीछे रह गए। लेकिन भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप जानते हैं। तो E=mc² है आपका सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, देखो ये है आपका द्रव्यमान और ये है ऊर्जा और ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे संबंधित है? सापेक्षता के सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है ना। और सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत भी नहीं, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत में एरिया यूज हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है आपका बी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू mc²। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर एक साथ गिराया जा रहा, भाई ऊपर से तीनों एक साथ गिर रहे हैं तो पहले कौन पहुंचेगा? अब देखो यही बेसिक सिद्धांत है। क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि बच्चे हमेशा इस पे फंस जाते हैं। तो भाई देखो कोई भी वस्तु जो हो जिनमें द्रव्यमान विभिन्न हो तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो सब साथ में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। मैं शुरू के लेक्चरों में ये आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं। तो इसे याद रखिएगा। तो तीनों साथ में नीचे आएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 7 में नीचे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन लगभग 6-7 बार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन कि भाई 3 वस्तु हो, 4 वस्तु हो या आपको आपके दोस्तों के साथ नीचे फेंका जा रहा हो तो पहले कौन आएगा, है ना? तो सब साथ में गिरोगे, दोस्ती सब साथ में निभाओगे। इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, भाई पानी की बूंदें गोल होती हैं। अब लोग ये सोचे गोल होती है, हमने तो अभी ध्यान नहीं दिया। होती है भाई, गोल होती है, ध्यान दोगे तो दिखेगा। वर्षा की बूंद एकदम गोल दिखाई देती हैं। उसकी वजह है क्या? उसकी वजह है पृष्ठ तनाव। क्या वजह है? पृष्ठ तनाव। या पृष्ठ तनाव जो होता है वो 2 बलों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? 2 बलों पर। एक आपका संसंजक बल होता है और दूसरा होता है असंजक बल। ठीक है, संसंजक मतलब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। संसंजक बल एक ही वस्तु के 2 अणुओं के बीच जो बल लगता है वो होता है संसंजक बल। समान वस्तुओं के बीच के अणुओं के बीच लगा है। और असंजक बल कौन सा होता है? 2 विभिन्न वस्तुओं के अणुओं के बीच लगने वाला बल, है ना। जैसे पानी की बूंदों के बीच लग रहा है तो संसंजक, लेकिन पानी और हवा के बीच लग रहा है तो असंजक। तो देखो पानी की बूंद, जो वर्षा की बूंदें होती है गोलाकार क्यों होती है? कोई भी वस्तु अगर एक पर्टिकुलर शेप में रहती है तो उसके शेप आने की वजह क्या होती है कि भाई ये जो असंजक बल होता है इससे ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? संसंजक बल से। जब तक ये ज़्यादा रहता है तो वो उसे पर्टिकुलर शेप में डालता है। ठीक है, पानी की बूंद टेबल पे डालोगे छोटी बूंद गोल रहेगी। क्यों? क्योंकि असंजक बल जो है टेबल और पानी के बीच का असंजक बल पानी की बूंदों के संसंजक बल से ज़्यादा होता है। लेकिन उसी में पानी डालते चले जाओ, क्या होगा? बूंद फैल के एकदम चौड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आपका असंजक बल कम और संसंजक बल ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है किसका? आपका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का। जो मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया भाई। वर्षा की बूंद गोल होती है, ज़्यादातर इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण। कभी कभी पृष्ठ तनाव की जगह संसंजक और असंजक बल देता है तो ये भी आंसर सही होगा। इसे याद रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वायु दाब मापने की रीडिंग अचानक से गिरावट इस बात का संकेत देती है। वायु दाब मतलब बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि रीडिंग, ये रीडिंग है। अगर रीडिंग ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है भाई? ऊपर जा रही है तो भाई मौसम साफ रहेगा, आसमान में धूप बादल नहीं होंगे, बढ़िया सन शाइन करेगा, मौसम एकदम बढ़िया होगा, धूप निकलेगी। लेकिन अगर बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जा रही है तो क्या होगा? ठीक है, बारिश होगी। और एकदम से नीचे जा रही है तो बारिश के साथ तूफान आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? तूफान होगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या आंसर लगाना है? आपको लगाना है कि अगर रीडिंग एकदम से नीचे गिरी तूफान आएगा। लेकिन अगर रीडिंग अचानक ना होकर रीडिंग में गिरावट आ रही है तब होगा वर्षा।
तूफान आएगा, है ना, पानी बरसेगा। लेकिन अचानक से रीडिंग गिर रही है तो तूफान आ जाएगा। इसे याद रखिए, बैरोमीटर की रीडिंग दो तरीके से नीचे आती है। एक धीमे धीमे नीचे आती है तो बारिश होगी, लेकिन अचानक से नीचे आई तो बारिश और तूफान दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तूफान सही है। चलो दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? कोशिकत्व जो होता है सरफेस टेंशन के अंदर का ये भी पार्ट होता है। ठीक है, तो पूछा है इनमें से किस पर कोशिकत्व का नियम नहीं लग रहा है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े में जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो स्याही का सोखना, ठीक है, ये कैपिलरी इफेक्ट है। ठीक, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना कैपिलरी इफेक्ट है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना, ये भी। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये आपका ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ये कैपिलरी इफेक्ट नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये ऑस्मोसिस होता है। तो भाई ये कैपिलरी इफेक्ट नहीं है, ये कोशिकत्व के सिद्धांत पर नहीं काम करता है। पौधों का जड़ों से पानी ऊपर तक जाना कोशिकत्व सिद्धांत पर काम नहीं करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर कोशिकत्व का सिद्धांत लगता है। कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस का यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 57 बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन वही इसे सही कर सकता है जिसने इसको सही से समझा हो। चलिए अगला क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का मेन कारण क्या होता है? भाई देखो मेन कारण क्या होता है, आपका मेन कारण आपको पता है, कोशिकत्व। अब देखो कोशिकत्व यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पृष्ठ तनाव। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपस में रिलेट करती हैं। कोशिकत्व हो, ससंजक असंजक बल हो या पृष्ठ तनाव हो, सब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री आंसर हैं यहाँ पर। इसे याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो कोशिकत्व होता है पृष्ठ तनाव की वजह से, और पृष्ठ तनाव होता है ससंजक और असंजक बल के कारण। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें किसका अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? मतलब किसकी लंबाई में ज़्यादा वृद्धि होगी और किसकी में कम होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो तार के ऊपर हम बात करते हैं, तो तार में आपका आता है विकृति और प्रतिबल की कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब हम देखते हैं तो प्रतिबल जो होता है दोस्तों, प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और प्रतिबल बटे विकृति जो होता है वो होता है आपका इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, है ना। यह प्रत्यास्था होती है किसी वस्तु का। तो देखो प्रतिबल बटे विकृति इलास्टिसिटी के बराबर है, और वही पूछ रहा है कि किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। तो भाई देखो यहाँ पर दैर्घ्य वृद्धि किसकी ज़्यादा होगी? जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के बने तो इलास्टिसिटी सब में बराबर होगी। तो भाई ये वाली चीज़ हम भूल जाते हैं, हम इस पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी जो होती है सबकी पदार्थ की अलग अलग होती है, लेकिन अब एक ही पदार्थ है तो इलास्टिसिटी सब में बराबर होगी। तो अब हमारे पास ये देखना है कि ये वाले पार्ट किस में ज़्यादा हो रहा है, प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल होता है F/A, और विकृति क्या है? विकृति है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी आपकी इसकी। ये किसके बराबर होता है? आपका प्रत्यास्थता के। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और पूछ रहा है कि किस में ये वाला पार्ट क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि किस में लेंथ में चेंज ज़्यादा होगा, किस में। तो भाई देखो इसको अगर उधर ले जाओगे तो del L अपॉन L इज इक्वल टू FA अपॉन Y। इसको इधर कर दोगे तो del L इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A। A क्या लिख सकते हो?
पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पास एफ पाई वाई ये कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका जो डेल एल है वो डेल एल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एल अपॉन आर स्क्वायर के, है कि नहीं? तो यहाँ पे जिसमें इसका रेशियो भाई, जिसमें ये वाला पार्ट कम होगा और ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो वही सही जवाब होगा। तो अब देखो हमने यहाँ पर जो रिलेशन लिखा है लिख लेते हैं, डेल एल इज इक्वल टू डायरेक्टली एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो लंबाई 1 और व्यास 2 है ना, तो अब देखो इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 और 4। ठीक, तो ये और ये तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि भाई देखो ये तीसरा वाला 3 है और ये नीचे वाला कम है, तो ये और देखो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, इस अनुपात की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसी में आपका ये ज़्यादा होगा। क्या? दैर्घ्य वृद्धि, लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी। और लंबाई में वृद्धि किस में ज़्यादा होगी? जिस तार की लंबाई ज़्यादा है और जिसका त्रिज्या कम है। ठीक, तो लंबाई सबसे ज़्यादा किसमें? इसमें, और त्रिज्या सबसे कम इसमें है, लेकिन इसकी लंबाई कम है, तो बचा क्या? यही वाला बचा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आप अनुपात लेकर कर सॉल्व कर सकते हो, आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रतिबल और विकृति के फॉर्मूले से हमने इसको निकाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पदार्थ की विमा समान दी हुई है, तो एक पदार्थ ही है तो इसमें प्रत्यास्था गुणांक सब में बराबर होगा, तो हमने उसे कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, गिरती हुई वर्षा की बूंद की गोलीय आकृति का कारण क्या होती है? ठीक है, वही देखो क्वेश्चन कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, यही फिर से पूछ लिया गया है। तो देखो नीचे से शुरू करते हैं। नीचे दिया हुआ है ऊर्जा का सिद्धांत बिल्कुल गलत है, प्रत्यास्था का सिद्धांत बिल्कुल गलत है, जड़त्व का सिद्धांत बिल्कुल गलत है। सीधा सा आंसर है क्या? पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, तो ये एकदम सही है। तो इसे याद रखिएगा, गिरती हुई वर्षा की बूंद गोल होती है। इसे गोल होने की वजह क्या है? इसके गोल होने की वजह पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। तो दोस्तों ये हो गए हमारे टोटल आज की सीरीज के क्वेश्चंस। कैसे लगे? मज़ेदार लगे तो भाई लाइक और शेयर करते जाइएगा, और हम इसी तरह से आपके लिए और भी क्वेश्चंस को लगातार लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आपका सहयोग हमें पूरी तरह से चाहिए, और जितना आप सहयोग करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है।
अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।